हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सैंपल क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ साइंस के पार्ट 2। इसमें क्या है कि भाई डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? अब द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जो कंबाइन पावर होती है तो वो वैलेंसी कहलाती है। एटम की कंबाइन एटम को हम जो है कंबाइन करने में अगर एक्स्ट्रा एटम हैं तो उसको दूसरे एलिमेंट्स को देकर और दूसरों से मौजूदा एलिमेंट्स में लेकर हम उसको बैलेंस करते हैं, हम उसे कंबाइन करते हैं, तो ये बैलेंस ही है। और अब एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? हम रोगों से कैसे लड़ेंगे? हम अपने शरीर को किस तरह से काबिल करें कि भाई हम रोगों से लड़ने लगे? तो क्वेश्चन बन सकता है हमारा यहाँ पर कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी of a body to recognize, destroy and eliminate external disease causing agents। अब जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, तो उनसे कौन लड़ता है? एक एबिलिटी पैदा कर होती है। इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो बीमारियों से लड़ती है या डिजीज कॉजिंग एलिमेंट से लड़ती है। तो ये सब क्या आता है कि भाई हम जो है एंटीबायोटिक लें, अगर बीमारी होती है तो वो हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन का जो मॉडल था तो उसकी सीमाएं क्या थी, उसकी लिमिटेशन क्या थी, क्या हैं? द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम आर दिस मॉडल वॉज कंसिडर्ड वेरी अनस्टेबल। अब ये जो मॉडल है ये समझा जाता है वेरी अनस्टेबल समझा जाता है, एक तरीके से अस्थिर मॉडल समझा जाता है, स्थिर नहीं माना जाता। देयर वॉज एविडेंस ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर। अब इन्होंने क्या सबूत दिया था कि भाई न्यूक्लियस पाया जाता है, एक स्मॉल न्यूक्लियस पाया जाता है इसके सेंटर में। ये थॉमसन साहब कहते थे, जे थॉमसन साहब ये कहते थे। और इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट इज सोयल। सोयल क्या है, मिट्टी क्या है, और व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर हम खाद डालेंगे, लार्ज अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं खेतों में, तो क्या होगा? अब सोयल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ अर्थ। सोयल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो ऊपरी सतह होती है धरती की, अपर मोस्ट क्रस्ट होती है। सोयल जो होती है वो अपर मोस्ट क्रस्ट होती है किसकी? अर्थ की, धरती की। सोयल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शंस बिटवीन द फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रेन, विंड, टेम्परेचर एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं? जो कई फिजिकल कंडीशन होती हैं सोयल के बनने में, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों पर मौसम का असर होता है और वो धीरे धीरे खंडित होती है, चट्टान टूटती रहती है, तो उससे धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है, सोयल फॉर्मेशन होती है, मिट्टी का निर्माण होता है। रेन, बारिश भी, अगर बारिश भी नदियों से मिट्टी बहा कर लाती है, चट्टान का घर्षण करती है चट्टानों का, तो उससे मिट्टी प्राप्त होती है। और विंड भी चट्टानों से मिट्टी को उड़ाकर लाती है। और टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है मिट्टी के फॉर्मेशन में, सोयल के फॉर्मेशन में, मिट्टी के बनाने में। एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। तो माइक्रोब से भी सोयल का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोब से भी मिट्टी बनती है, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो मिट्टी को, चीज़ों को गला सड़ा देते हैं, उसमें क्रियाएं करते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उससे क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम एक पत्ती डालेंगे जमीन पर, लैंड पर, तो क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद उसका विघटन हो जाता है, और वो टूटने के बाद उसे कौन तोड़ता है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उसे खाते रहते हैं और खाने के बाद में उसे मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो सोयल इस तरह से भी बनती है। किससे बनती है? प्लांट से भी बनती है, एनिमल से भी बनती है, और माइक्रोब से भी बनती है।
और लार्ज अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो होते हैं अगर लॉन्ग टाइम तक जमीन में डाले जाएं तो सॉयल स्ट्रक्चर जो है क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा। तो इसमें जो खेतों में कीड़े मकोड़े होते हैं, सूक्ष्म कीड़े मकोड़े होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, तो ये मरने नहीं चाहिए। अगर ये मर जाते हैं तो क्या होगा कि भाई अच्छी मिट्टी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और तो बहुत भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहिए। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर पेट्रियोडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फेनेरोगेम्स। पेट्रियोडोफाइट्स फेनेरोगेम्स से किस तरह से डिफरेंट होते हैं? तो क्या होता है, पेट्रियोडोफाइट्स डोंट प्रोड्यूस सीड्स। अब ये बीज पैदा नहीं करते। पेट्रिडोफाइट्स जो हैं बीज पैदा नहीं करते, सीड का प्रोडक्शन नहीं करते। वेराज जबकि होता क्या है कि फेनेरोगेम्स क्या होते हैं, ये बीज पैदा करते हैं। तो दोनों में अंतर ये है कि भाई वो बीज पैदा नहीं करते पेट्रिडोफाइट्स, और फेनेरोगेम्स क्या होते हैं, ये बीज पैदा करते हैं, बीज का सीड प्रोडक्शन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से कैसे डिफर हैं ये? जिम्नोस्पर्म्स प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और उनके जो सीड होते हैं वो जिम्नोस्पर्म के सीड क्या होते हैं, फ्रूट्स के अंदर ही बंद रहते हैं। जैसे मटर की फली है, तो मटर की फली क्या होगा, जिम्नोस्पर्म बीजों का उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म सीड्स का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि बीज इसके अंदर बंद रहते हैं, कवर में बंद रहते हैं मटर के। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ये नेक्ड सीड्स होते हैं, नंगे बीज होते हैं, बाहरी बीज रहते हैं। जैसे पाइन होता है चीड़ का, चीड़ के तो बीज बाहर ही रहते हैं, आपने देखा होगा। तो चीड़ के बीज बाहर रहते हैं, और मटर जो होती है तो वो कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, क्योंकि बीज बंद रहते हैं। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन इट, बीज इसके अंदर बंद रहते हैं, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में भाई खुले रहते हैं बीज, बिखरे रहते हैं इधर उधर, एकदम निकल जाते हैं, कोई कवर नहीं होता इन पे, और बिखर कर वो कहीं जम भी आते हैं। जर्मिनेशन भी उनका ऐसे ही हो जाता है, इस तरह से। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियन क्या होते हैं और रेप्टाइल्स क्या होते हैं? एम्फीबियंस जो होते हैं, दीज एनिमल्स डोंट हैव स्केल्स। एम्फीबियन के स्केल्स नहीं होते। और एम्फीबियन में दीज एनिमल्स ले एग्स इन वाटर। और ये जो एम्फीबियंस हैं अपने अंडे पानी के अंदर देते हैं। रेस्पिरेशन इज थ्रू स्किन, गिल्स एंड लंग्स। और रेस्पिरेशन जो होता है, इनकी सांस लेने की जो क्रिया होती है, वो इस खाल से, गिल से और लंग से होती है, स्किन से होती है। अब जबकि रेप्टाइल में क्या होता है कि भाई दीज एनिमल्स हैव स्केल्स, इनके स्केल्स होते हैं। और सेकंड क्या है कि दीज एनिमल्स ले एग्स विद टफ कवरिंग्स एंड डोंट नीड वाटर। इन्हें पानी की जरूरत नहीं होती रेप्टाइल्स को। जैसे हमारे जमीनी जो सांप होता है उसे जरूरत नहीं होती। एम्फीबियंस में क्या है कि एक क्रोकोडाइल है, और वो पानी के अंदर अंडे देता है, लेकिन बाहर इसे छिपा देता, हाँ। अब आगे है कि रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, और रेस्पिरेशन इसमें जो है ये लंग से करते हैं रेप्टाइल्स। और वो लोग किससे करते हैं, एम्फीबियंस? स्किन से भी करते हैं, गिल से भी करते हैं, और लंग से भी करते हैं। एम्फीबियंस पानीदार जानवर जो होते हैं, और कभी कभी धरती पर भी आ जाते हैं, लैंड पर भी आते हैं। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर अपना यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच।